हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन स्टडी। देखिए, इतिहास की पिछली क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल को कंप्लीट कर चुके थे, जिसका टाइम पीरियड था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। आज जो हम लोग यहाँ पे नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड पर डिस्कस करने वाले हैं, और जिसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। अब आप लोग यहाँ पे एक बार नोटिस करेंगे कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों ही लगभग एक समय स्टार्ट हो रहे हैं। 10,000 ईसा पूर्व के लगभग दोनों काल जो है एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल जो है आगे बढ़ रहे हैं, समानांतर जो है आगे बढ़ रहे हैं। और आपने पहले देखा था कि जब पूरा पाषाण काल खत्म हो गया था, उसके आगे मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहां पर जो है ऐसा नहीं है, दोनों काल लगभग सेम समय स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस प्लेस पर डेवलपमेंट जरा ज्यादा हो गया उसको नव पाषाण काल के अंतर्गत रख दिया गया है, और जहां पे डेवलपमेंट जरा कम रह गया है उसको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रख दिया गया है, लेकिन समय सेम है। ऐसा कुछ हुआ है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो गांव हैं और एक गांव उसमें से शहर से सटा हुआ है और दूसरा दूर दराज क्षेत्र में स्थित है। तो शहर में अगर कोई टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले उस गांव में पहुंचेगी जो शहर से सटा है। दूर दराज वाले क्षेत्र में उस टेक्नोलॉजी को पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। मान लीजिए आज की डेट में ट्रैक्टर का विकास हो गया है शहर में, तो आज की डेट में ट्रैक्टर से खेती उस गांव में पहले होने लगेगी जो शहर से सटा है। और आज की ही डेट में जो दूर दराज वाला गांव है, दूर दराज क्षेत्र में जो गांव स्थित है, वहां पर आज की डेट में लकड़ी वाला हल ही यूज कर रहे होंगे लोग। तो ये डिफरेंस आएगा। सेम समय पर अलग अलग स्थिति जो है दोनों जगह की आप देखने को पा रहे हैं। तो एक तरीके से यह समझ सकते हैं कि जो दूर दराज क्षेत्र वाला गांव है वहां पे डेवलपमेंट कम हुआ है, तो उसको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रख दिया गया है, और जो शहर से सटा वाला गांव है जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है उसे नव पाषाण काल के अंतर्गत रख दिया गया है। ऐसा कुछ यहां पर हुआ है। आई बात समझ में? आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, क्योंकि अब इससे अच्छी तरीके से कोई समझा नहीं पाएगा। चलिए, अब जो है हम लोग नव पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नव पाषाण काल में मनुष्य आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के साथ साथ उत्पादक भी बन गया है, क्योंकि अब कृषि का प्रारंभ हो गया है। अभी तक आपने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में देखा होगा, मनुष्य जो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था और खाना बदोश जीवन जी रहा था, इधर उधर भटक रहा था, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में और प्राकृतिक आवास की तलाश में। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, वो खेती करना प्रारंभ कर चुका है, कृषि प्रारंभ कर चुका है। इसलिए वो अब स्थायी जीवन जीने पर विवश हो जाएगा। विवश क्या, जरूरत होगी उसकी स्थायी जीवन जीने की, क्योंकि खेती करने लगा है और खेती करने के लिए उसको समय लेना पड़ेगा। फसल लगाई जाएगी, फसल तैयार होने में जो है 3-4 महीने का टाइम लगेगा। इसलिए जो है उसे एक जगह स्थिर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, यानी कि अब वो खाना बदोश जीवन त्याग कर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगेगा नव पाषाण काल के अंतर्गत। यहां पे जो है पॉइंट नोट कर लीजिए। मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के साथ साथ उत्पादक भी बन गया है, क्योंकि कृषि का प्रारंभ हो गया है। कृषि का प्रारंभ हो गया है, इसलिए वो स्थायी जीवन जीने लगा है। चलिए, कृषि में कुछ स्थल हैं जिनके बारे में हम लोग यहां बात कर लेते हैं। कौन से स्थल हैं? सबसे पहले एक स्थल खोजा गया मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़, वहां पर सर्वप्रथम जो है कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले वहीं पर जो है कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़। यहां से जो है जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ और गेहूं के साक्ष्य।
यहां पर कृषि का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास का है। 7000 ईसा पूर्व के आसपास का। आई बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद जो है और एक खोज होगी जिसमें एक नया स्थल खोज निकालेंगे जिसका नाम है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहां से कृषि का और भी पुराना साक्ष्य प्राप्त होगा, जो कि मेहरगढ़ से भी पुराना होगा। लगभग 8000 ईसा पूर्व का साक्ष्य होगा वो, यानी कि मेहरगढ़ से भी पहले वहां पर कृषि की जा चुकी थी। नोट कीजिए। आई बात समझ में? यहां लहुरा देव में लगभग 8000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि मेहरगढ़ के कृषि के साक्ष्य से भी पुराना है। इसके बाद खोज तो जारी रहेगी, एक नया स्थल और खोज निकालेंगे, कोल्डी हवा, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोल्डी हवा यहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यहां पे चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि में क्या? चावल उगाया गया है यहां पे। लगभग 6500 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि मेहरगढ़ के बाद कृषि यहां पे हो रही है। सबसे पहले कृषि कहां हुई है? लहुरा देव, 8000 ईसा पूर्व का साक्ष्य है। फिर मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य है। फिर कोल्डी हवा में 6500 ईसा पूर्व का साक्ष्य है। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है? पहला तो यही खोजा गया था, मेहरगढ़। सबसे पहले यहीं पे कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मेहरगढ़ जो है सही आंसर होगा। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। हालांकि कृषि यहां पे बाद में हुई है, लेकिन कृषि का साक्ष्य यहां से पहले प्राप्त हुआ है। खोजा तो यही स्थल पहले गया है। और दूसरा स्थल जो है आपका लहुरा देव खोजा गया है, लेकिन यहां पर कृषि का साक्ष्य बहुत पुराना मिला है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप लहुरा देव पर टिक करेंगे। अब क्वेश्चन में जो है ऑप्शन कई ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन। जैसे पूछा जाएगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, लहुरा देव, कोल्डी हवा, एक कोई और ऑप्शन होगा, तो आप लहुरा देव पे टिक करेंगे, क्योंकि लहुरा देव पर प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लहुरा देव से। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं होगा तब आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। अगर लहुरा देव है ऑप्शन में तो लहुरा देव पे ही टिक करेंगे, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको जो है कृषि का साक्ष्य प्राचीनतम कौन सा कृषि का साक्ष्य है, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है, इसको जो है एक तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे LMK, L फॉर लहुरा देव, M फॉर मेहरगढ़ और K फॉर कोल्डी हवा। आप लोग LMK से याद रख सकते हैं, या तो एक और भी ट्रिक है, जैसे कि लंका में कुंभकर्ण, हाँ, इससे भी जो है समझ सकते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये हो गया आपका कृषि वाला। अगर पूछा जाए चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो कोल्डी हवा है। अब विशेषता में आगे हम बात करते हैं। नवपाषाण काल में उसको आग के प्रयोग का ज्ञान हो गया था। आग का ज्ञान उसको जो है पूरा पाषाण काल में भी था, मध्य पाषाण काल में भी था, लेकिन आग के प्रयोग का ज्ञान उसको नहीं था। आग का प्रयोग करना वो नहीं जानता था, लेकिन यहां पे आग का प्रयोग वो करने लगा है। आग के प्रयोग का ज्ञान। अच्छा, पूरा पाषाण काल में भी उसको आग का ज्ञान था, मध्य पाषाण काल में भी आग का ज्ञान था, लेकिन वो प्रयोग क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो आग से डरता था। जंगलों में भीषण आग लग जाया करती थी, जिसमें कई जानवर जल जाया करते थे, कई वनस्पतियां समाप्त हो जाया करती थी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाया करते थे, और
इनके खुद के संगी साथी भी जो है जल जाया करते थे। तो इसलिए वो आग से डरता था। जब जंगल में भीषण आग लगती थी तो बहुत ही भीषण आग होती थी, जिसकी वजह से पूरा पूरा जंगल जो है जल के राख हो जाता था। जंगली जानवर कई तो जल जाते थे और कई जो है जंगल छोड़ के भागते थे, और मनुष्य भी जंगल छोड़ के भागता था। आग से वो डरता था, और जिस एरिया में आग लगती थी उस रास्ते वो कभी वापस लौट के नहीं जाता था, कभी वापस लौट के नहीं जाता था। वो दूसरा जंगल तलाश करता था, दूसरी जगह वो अपना आवास खोजता था। इसलिए जो है वो आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। अच्छा, आग का प्रयोग करना इन्होंने शुरू कैसे किया होगा ये भी समझिए। मान लीजिए कभी भीषण आग लगी होगी जंगल में, और सब जानवर जो है वहां से भाग गए होंगे, कई जल गए होंगे, इंसान भी वहां से भागा होगा। लेकिन अब खाने के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर तो भागेगा ही वो, और जब भागेगा इधर उधर, जंगली जानवर तो भाग चुके हैं, वो भी भाग गया है, इंसान वहां से, वनस्पतियां भी नष्ट हो गई हैं, जानवर भी कई जल के राख हो चुके हैं, तो अब वो खाएगा क्या? ऐसा कुछ हुआ होगा, इमेजिन करिए कि वापस वो जले हुए जंगल की तरफ गया होगा, वहां पर उसने जली हुई वनस्पतियां देखी होंगी और जले हुए जानवर भी उसने देखे होंगे। अब जला हुआ जानवर जब उसने देखा होगा तो सोचा होगा कि शिकार करके तो हम इन्हीं को खाते थे, चलो जला हुआ ही सही, इसी को खा लेते हैं, क्योंकि भूख लगी होगी, भूख लगी होगी, और पेट की आग को शांत करने के लिए वो जला हुआ जानवर खाया जाएगा मनुष्य के द्वारा। अब जब जला हुआ जानवर उसने खाया होगा तो काफी टेस्टी लगा होगा, तब उसने माइंड में सोचा होगा कि वाह क्या लाजवाब टेस्ट है। ऐसा कैसे हुआ? आग में जलने के कारण हुआ है, दिमाग में उसके चलेगा। यानी कि वो एक बात समझ जाएगा कि अगर आग का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए तो काफी अच्छा और लाभदायक होगा उसके लिए। यानी कि वो मांस को भून के खा सकता है, और भुना हुआ मांस खाने में काफी स्वादिष्ट लग रहा था उसको, और कुछ ऐसे ही हुआ होगा और उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया होगा, और तभी वो आग का प्रयोग करने लगा। जंगली जानवर आग से डरते थे और इसीलिए जो है उसने आग का प्रयोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी किया होगा। आग का प्रयोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया होगा, आग का प्रयोग मांस को भून कर खाने के लिए किया होगा, और भी कई कामों में आग का प्रयोग किया होगा उसने नवपाषाण काल में। यानी कि प्रयोग करना वो सीख चुका था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है, जंगल में जो भीषण आग लग जाती है उसको हिंदी में एक शब्द में क्या कहते हैं, और जो पेट की आग होती है उसको हिंदी में एक शब्द में क्या कहते हैं? ये जो है दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, जंगल में लगी भीषण आग को क्या कहा जाता है, और पेट में जो आग होती है उसको क्या कहा जाता है? आग का ज्ञान हो चुका है। अब जो है हम लोग आगे बात करेंगे। कुंभकारी का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है, यानी कि कुंभकारी करना भी सीख गया था, मटके बनाना सीख गया था। कुंभकारी का प्रारंभ हो गया था। और क्या आप देखेंगे, पहिए का आविष्कार हो गया था। पहिए का, नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हो गया था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया था। अब जो है ये पहिया की मदद से लड़ी उड़ी बनाने लगेगा, और सामान को, बड़े बड़े पत्थरों को इधर उधर ढोने का काम करेगा, या और कुछ अपना डेली यूज का सामान इधर उधर ढो सकता है। तो ये काम जो है यहां पे मनुष्य करने लगेगा। और यहां पे जब कृषि करेगा तो पशुपालन भी साथ में करेगा, और पशु जो है मध्य पाषाण काल में आपने देखा था कुत्ता पाला गया था पहले। यहां पे कई ऐसे पशु पाले जाएंगे जो इनके लिए लाभदायक होंगे, दूध देने वाले और मांस देने वाले होंगे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस तरीके के जानवर जो है बहुत अधिक मात्रा में पाले जाएंगे। और जब कृषि करने लगेगा तो इनको स्थायी जीवन जीना पड़ेगा, और वो पशुओं की देखभाल करने के लिए भी जो है वहां पे
टिकासन डालेंगे एक जगह पर, स्थायी जीवन जीने लगेगा, प्राकृतिक आवास छोड़कर वो यहां पे अपना जो है खुद का आवास बनाने लगेगा इस नवपाषाण काल में। चलिए आगे अब हम बात करेंगे, दो और स्थल हैं यहां पे, बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान और गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। अर्थ जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है सीधे सीधे कि बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है, गुफ कराल का अर्थ क्या होता है। बुर्जहोम में क्या प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम में जो है इनको गर्तावास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि गड्ढे में लोग घर बना के रहा करते थे। गर्तावास, गर्तावास के साक्ष्य। और क्या प्राप्त हुआ है? मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य यही बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का। गुफ कराल, जिसका अर्थ है कुम्हार की गुफा, यहां से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य एक साथ प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक साथ कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहां पे। अब देखिए यहां पे जो औजार बनते थे मध्य पाषाण काल में जो है बहुत ही शार्प औजार बनने लगे थे और छोटे औजार बनने लगे थे, सुमाइक्रोलिथ बोलते थे। यहां पे जो है पत्थर के औजार और भी धारदार बनने लगेंगे और चमकदार बनने लगेंगे, क्योंकि इस पर पालिश की जाने लगेगी, पालिश किया जाएगा औजारों पे। पालिश किए हुए पाषाण के औजार, धारदार औजार। चलिए ये जो है जो स्थल हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के साथ साथ महापाषाण काल भी प्रारंभ हो गया था, जो कि नवपाषाण काल के ही अंतर्गत आता है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में महापाषाण काल। इसमें होता क्या था? महापाषाण काल क्यों कहा गया इसको? जो कब्र बनाई जाती थी, जो इंसानों को दफनाया जाता था, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थर जो है लगा दिए जाते थे जहां पे कब्र बनाई जाती थी। एक बेसमेंट टाइप का खोदा जाता था और बेसमेंट में जाकर के इंसान को दफन किया जाता था, और उसके बाद बाहर आकर के उस बेसमेंट के जो ऊपर जो होल था उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाता था, और इस तरह से जो है कब्र बनाई जाती थी। और जब कोई और व्यक्ति मरता था उसको दफन करने के लिए वो वहां से पत्थर हटाते थे और उसके अंदर जाकर के सेम उसी जगह पे दूसरे आदमी को भी दफना दिया जाता था। यानी कि एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाया जाता था, बेसमेंट टाइप का बना के। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये आप लोग देख रहे होंगे, बेसमेंट टाइप का बनाया गया है। और ये आप ऊपर जो है एक यहां पे इसका मेन होल है जहां से अंदर प्रवेश किया जाता है। कई कब्र तो ऐसी बनी है और कुछ ऐसी कब्रें बनी हैं जिसमें 2 या 3 पत्थर बड़े बड़े जो है रख दिए जाते थे। इस तरीके से आदमी को दफनाया जाता था। ये देखिए यहां पे आप लोग ये देख रहे होंगे। तो बड़े पत्थरों का यूज किया गया है कब्र में, आदमी को दफनाने में। अंत्येष्टि का कार्यक्रम जो है मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहां पर जो है जो नवपाषाण काल है यहां पे अंत्येष्टि की कई तरीके आ गए थे अंत्येष्टि करने के। कहीं दफनाया जाता था, कहीं जलाया जाता था। ऐसे जो है कई तरीके अपनाए जा रहे थे नवपाषाण काल में। दक्षिण भारत में महापाषाण काल स्थल कौन से हैं? जैसे संगनकल्लू हो गया,
मास्की हो गया और ब्रह्मगिरी हो गया। संगनकल्लू में राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर के साक्ष्य संगनकल्लू में। संगनकल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी ये कुछ स्थल हैं। और जो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु था, यहां पर भी जो है नवपाषाण काल विकसित हुआ था दक्षिण भारत में। अब यहां पे दो स्थल और देखिए। एक स्थल है आंध्र प्रदेश का हल्लूर, जहां से बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल्लूर, बाजरा के साक्ष्य। चना का साक्ष्य पय्यमपल्ली, तमिलनाडु। चना का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पय्यमपल्ली, तमिलनाडु। तो ये जो है आज हम लोगों का नवपाषाण काल कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ बचा होगा तो उसको जो है हम लोग कवर कर लेंगे अगली क्लास में, लेकिन जहां तक है इंपॉर्टेंट है वो यहां पे बता दिया गया है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।